opportunity to share satsang. So, do I need to narrate in English or in Hindi? आंटी अच्छा होगा अगर आप हिंदी में ज्यादा करें। जी ठीक है। ओके। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने आज हम सबको एक साथ सत्संग में मतलब जोड़ा है एंड यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, यही सबसे बड़ा शुक्राना है कि जो गुरुजी ने हमें दिया उसके लिए शुक्राना है, एंड जो गुरुजी ने हमें नहीं दिया वही शुक्राना है। क्योंकि इसमें भी हमारी क्या भलाई है हमें नहीं पता। मेरी गुरुजी ने इतने सालों में आई थिंक ऐसी सोच बनाई है, तो विद गुरुजी's आगे एंड परमिशन आई शेयर जो भी मैं बोलूं, सारी गलतियां मेरी हैं। मेरा पर्पस सिर्फ ये कन्वे करना है कि जो मुझे समझ में आया या गुरुजी ने समझाया, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो विद हेड बाउड हेड एंड फोल्डेड हैंड्स, प्लीज संगत जी मुझे माफ करना। आई पर्सनली थिंक दैट लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी नेगेटिव। हमेशा 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 हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हमें लग सकता है कि हम अभी सही जगह पे नहीं है, या हमारे पास वो चीजें नहीं है जो हमें दुनियावी खुशियों की, जो एक सबके मन में एक एक मार्कर होता है। किसी को लगता है अच्छा बिजनेस हो, अच्छा घर बार हो, किसी को लगता है बच्चे हो, किसी को लगता है शादी हो जाए। लाइफ के हर स्टेज पे हम लोग जहाँ खड़े हैं, छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़े बुजुर्ग, और बीच में जितनी भी सारी हमारी हाउस होल्डर की स्टेज और स्टूडेंट लाइफ की स्टेजेस आती हैं, हम सबको लगता है कि जिंदगी में खुशियों के जो मायने हैं वो कुछ वी हैव अ सर्टेन डेफिनेशन। हमें लगता है कि ये नहीं मिला, या ये मिसिंग है, या वो मिसिंग है, ये चाहिए। नहीं, बट एक्चुअली मेरे को लगता है कि गुरुजी की जो ग्रेस है वो ये मानने में है कि हम एग्जैक्टली वहां पे खड़े हैं जहाँ हमें गुरुजी ने देखना चाहते थे, और हमारे पास एग्जैक्टली वो चीज है जो गुरुजी हमें दिलवाना या नहीं दिलवाना चाहते थे, और वो वही एग्जैक्टली राइट समय है। यही राइट समय है, यही वो समय है जो गुरुजी ने हमारे लिए चुना है। तो टू बी एन एक्सेप्टेंस कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये अच्छे के लिए हो रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करना, यही गुरुजी में फेथ है। सो ये गुरुजी में ट्रस्ट डालना कि हमें जहाँ पहुंचना है स्पिरिचुअली स्पीकिंग, गुरुजी हमें वो पालनहार हैं जो हमें वहां पहुंचा देंगे, यही सारा फेथ है गुरुजी में। गुरुजी हमको इस मोड़ तक, इस जगह तक लेके आए हैं। गुरुजी हमें आगे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने की जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। सो शुक्राना टू गुरुजी कि गुरुजी आपने हर जो चीज जिससे आपने हमें सराहा है, और हर उस मेहर से जिससे आपको नहीं लगा कि हमारे काबिल है, उस हर चीज के लिए गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो जैसे मुझे याद आएगा मैं वैसे अपना सत्संग सुनाऊंगी। काफी लंबा सत्संग है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। गुरुजी ने मुझे शादी और पढ़ाई दोनों के टाइम पे, सही टाइम पे ब्लेस किया था, 20 years अगो। सो 2005 के समर में गुरुजी ने एक बारी मुझसे पूछा, चूज के सिलेक्ट करो शादी या पढ़ाई। तो सेम टाइम पे उन्होंने पूछा, मेरे मुंह से निकला पढ़ाई, मेरी मॉम के मुंह से निकला शादी। और मजे की बात यह है कि गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग दी कि जिससे मेरी शादी हुई, वो लड़का मुझे मेरी पढ़ाई के समय मिला। और फिर 2 साल में जैसे लोग डिग्री लेके ग्रेजुएट होते हैं, वैसे ही मेरी शादी भी हुई। इसके पीछे की बैकग्राउंड ये है कि एक बारी जब मैं दिल्ली आई थी अपने एमबीए के एडमिशन के लिए, तो आई हैड नॉट इन्फॉर्म्ड एनीबडी। मैं बस इंटरव्यू दे के बाहर जा रही थी, लाइक वापस। मैं आई हैड टेकन अ फ्लाइट फ्रॉम जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं मिडल ईस्ट में। मैं फ्लाइट लेके दिल्ली आई, सुबह आई, और शाम की फ्लाइट से मैंने वापस जाना था। जब वापस जा रही थी तो अपने कजिन ब्रदर जो मुझे ड्रॉप करने आया था उससे कहा कि प्लीज जरा गुरुजी के मंदिर को क्रॉस करते हुए ही मुझे याद आया है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने कहा एक मिनट माथा टेकते हुए चलते हैं एयरपोर्ट के रास्ते में, क्योंकि ना नहीं तो फिर मम्मी कहेंगी कि भाई तुम लोग इतना भी नहीं करके आए। पता नहीं ये ख्याल मुझे कहाँ से आया है। द फैक्ट इज कि ना मेरी मॉम ने कमेंट किया और ना उन्होंने मुझे कहा था गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। बट ये जो ख्याल भी आपके पास आते हैं ना, वो गुरुजी डालते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी कंट्रोल्स व्हेन अ डिवोटी गेट्स हिज दर्शन। गुरुजी इस बात को कंट्रोल करते हैं कि कौन किस समय गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ।
जब मैं एम्पायर स्टेट में जाके बैठी तो गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास। ये पहली बार गुरुजी ने मुझे बुलाया, वरना हर बार तो मेरे पेरेंट्स से बात करते थे। जब मैं गुरुजी के पास गई तो अपनी गद्दी पे विराजमान थे एम्पायर स्टेट में, तो उन्होंने कहा, अब एक ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें मैंने संगत जी कुछ भी नहीं बोला। जो मैंने सोचा वो मेंटल था, जो गुरुजी बोल रहे थे वो फिजिकली अपने वर्ड्स बोल रहे थे। और मैं पंजाबी नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके सुना रही हूँ। गुरुजी ने कहा, और तू कैसे आई? एंड देन बिफोर आई कुड आंसर ही सेड, ओह तू इंटरव्यू देने आई है। अच्छा, मैंने मन में सोचा कि ये इनको कैसे पता, ये मम्मी ने फोन करके बताया होगा, ये कैसे पता लगा गुरुजी को? बिफोर आई कुड थिंक, गुरुजी ने अपने आप बोलना शुरू किया। ही सर, अच्छा अच्छा, लंदन जाना है। देन ही सेड समथिंग अमेजिंग, तेरी तो एडमिशन पक्की है। अच्छा, मैं बड़ी खुश हो गई। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, ही सर क्या पढ़ना है? एंड मैंने हर वो चीज में अपना ऐसे लिखा। आपको पता है एमबीए के एडमिशन में ऐसे लिखने होते हैं, मैंने हर वो ऐसे लिखा था जिसमें फाइनेंस नहीं था। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्ट्रैटेजी, एचआर, आप जो कह लो, वो सारी चीजें मैंने लिखी थी। लेकिन मैंने फाइनेंस वर्ड दूर दूर तक नहीं लिखा था, क्योंकि आई एम एन इंजीनियर बाय ट्रेनिंग, और मुझे और लाइक नंबर्स के साथ नहीं रहना था। क्योंकि मेरी अब तक की जॉब वगैरह सब बहुत टेक्निकल था, तो मुझे था कि मैं एकदम सॉफ्ट स्किल्स में जाऊंगी। अगेन गुरुजी ने जैसे कहा कि और वहाँ क्या पढ़ना है, मैं कुछ बोलूं उससे पहले गुरुजी ने कहा, फाइनेंस बड़ी चंगी लाइन है। वो दिन था, आज का दिन है, 20 साल हो चुके हैं संगत जी। गुरुजी की बात पत्थर की लकीर होती है। वो ऐसे, पहले तो ऐसे कि 20 साल पहले एक्चुअली जब एडमिशन का कट ऑफ आया तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन जो गुरुजी ने कहा था वो तो होना ही था। एडमिशन के कट ऑफ के भी 1 महीने बाद मुझे कॉल आया कि सो सॉरी, आपकी एप्लीकेशन अटकी हुई थी, ये और वो, आपका एडमिशन पक्का है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा नंबर उस लिस्ट में नहीं था। अब गुरुजी ने मेरा नंबर कैसे लगवाया ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट एप्लीकेंट्स फॉर दैट प्रोग्राम। तो यूजुअली क्या होता है कि आप जब ज्यादा आपकी प्रोफाइल यंग होती है तो वो यूजुअली आपको टाल देते हैं कि 1 साल और पढ़ाई करके एक जॉब एक्सपीरियंस या किसी वजह से। बट वो लोग पता नहीं कैसे वापस आए और उन्होंने मुझे कहा आपकी एडमिशन हो गई। एंड वो दिन है, आज का दिन है, 20 साल बाद आफ्टर टेकिंग एडमिशन। फाइनेंस के अलावा गुरुजी ने मेरा करियर किसी और चीज में हुआ ही नहीं। मैं फाइनेंस की ही लाइन में हूँ। तो जो गुरुजी की बात होती है वो एक पत्थर की लकीर होती है। देन अगेन गुरुजी ने ये भी कहा कि जब मेरी एडमिशन हो गई और उसके बाद मैं वापस चली गई, एमबीए ज्वाइन कर लिया अगस्त में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2005 हम लोग वापस आए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि फंक्शंस हमेशा गुरु नाल मनाने चाहिए। तो हम लोग न्यू ईयर्स के फंक्शन पे वापस दिल्ली आए, मैं और मेरी पूरी फैमिली। और जैन फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब भी वापस जाने का टाइम आया तो मेरी मॉम ने कहा कि गुरुजी को बता दे आज रात को तेरी फ्लाइट है। पहले तो मैंने अपनी मॉम से आर्ग्यू किया, क्योंकि मम्मियों से आर्ग्यू करना सबसे इजी होता है। मैंने कहा उनको पता ही होगा मेरी फ्लाइट कब है, मैं नहीं बोलती। तो जैसे ही गुरुजी आए अपने कमरे से बाहर, हम लोग सब दो चार पाँच छह ही संगत संगत नहीं 10 सत्संग संगत से ज्यादा नहीं होंगी, लेट नाइट का टाइम था। मेरी मॉम ने जोर से एल्बो मुझे लाइक से इशारा करके कहा कि बता गुरुजी को बता दे तू जा रही है। तो मैं भी तुरंत गुरुजी के चरणों में गिर गई और माथा टेक के मैंने मम्बल किया, क्योंकि अब एयरपोर्ट जाने का टाइम आ रहा था, कि गुरुजी अब मैं लंदन जा रही हूँ। बहुत धीरे से मैंने बोला, क्योंकि आई वाज फीलिंग एम्बैरेस। मुझे लगा कि गुरुजी को तो सब पता ही है। तो जैसे ही मैंने इतनी स्लो वॉइस में बोला, संगत जी, गुरुजी अब मैं ना लंदन जा रही हूँ। इस वॉइस पे मैंने मम्बल किया होगा गुरुजी के चरणों में, क्या ही उनको आवाज पहुंची होगी। और इमीडिएटली गुरुजी ने ना जोर से, बहुत जोर से बोला, जा मुंडा फसा। तो इतनी जोर से गुरुजी ने जवाब दिया, सामने खड़े सब हंस पड़े। और मैं बड़ा एम्बैरेस हुई। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात है नहीं, गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जरूर मैंने कुछ गलत सुना होगा, मैंने ऐसे सोचा। अभी भी मैं गुरुजी के चरणों में ही हूँ। तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना होए, जैसे मैंने सोचा ना कि गुरुजी ने शायद कुछ और बोला होगा, गुरुजी ने डबल वॉल्यूम पे और जोर से लाउडली बोला, जा मुंडा फंसा। सब हंसे और मैं लंदन चली गई। अगले ही महीने हमारी जॉब्स वॉब्स इंटर्नशिप्स वगैरह जब लगी, तो किसी एक्सचेंज में वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि हाँ हाँ ट्रीट जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो बाद में मुझे समझ में आया एक दिन बाद कि ट्रीट पे सिर्फ मुझे अकेले को बुलाया गया था। तो मैंने कहा ओ, गुरुजी ने अभी कहा था जामुंडा फंसा, ये यहाँ पे एक बंदे ने मेरे को
ट्रीट पे बुलाया, जरा पूछ लूं घर पे। तो मैंने अपनी मॉम से बात किया, मैंने कहा मॉम ऐसे ऐसे एक लड़का है, मुझे लगता नहीं है कि और किसी ग्रुप को में से किसी को बुलाया है, शायद मुझे अकेले को बुलाया है, तो क्या करना है। मेरी मॉम बड़ी एक्साइटेड। मेरी मॉम ने कहा फटाफट मुझे उसकी फोटोग्राफ भेज दे। फिर मैं गुरुजी के पास जब गई, जब रात को गुरुजी, तो मैंने कहा कि मेरे पास फोटो नहीं है गुरुजी को दिखाने के लिए। तो मॉम जब उस रात को मेरे ख्याल से एम्पायर स्टेट गए, तो उन्होंने गुरुजी को जब अप्रोच किया, तो गुरुजी ने कहा कि बड़ा क्या चंगा मुंडा है, उसको बोलो गो अहेड, शादी यहीं पर होनी है। तो यू वोंट बिलीव कि 2 साल बाद मेरी शादी हुई, बट बिफोर आई इवन वेंट टू मीट द बॉय फॉर डिनर, आई हैड बीन इन्फॉर्म बाय गुरुजी कि आपकी शादी यहीं होगी। सो ये सारी चीजें कौन आपको बता सकता है? ओनली गुरुजी इज अंतर्यामी। समझ क्या होती है? जो लिमिटेड समझ होती है ना, वो हमारे इंसानों की लिमिटेड समझ होती है। मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। व्हाई डू आई से दैट, व्हेन आई व्हाट डू आई मीन व्हेन आई सेड दैट। मेरे ना पहले सत्संग एक्सपीरियंस में एम्पायर स्टेट में जो मैंने सुना, पहले तो मैंने एक्सपीरियंस किया है एक डार्जलिंग रेड कार्पेट लाइट्स, ब्राइट व्हाइट लाइट्स, और सबसे डार्जलिंग गुरुजी। गुरुजी का ऑरा इतना ओवरपावरिंग होता था, अब समझ में आता है कि इसलिए मतलब आप आंखें ऑलमोस्ट खोल के नहीं देख सकते थे गुरुजी को। ही वॉज टू डार्जलिंग, उनका नूर बहुत स्ट्रांग था, डिवाइन लाइट। तो मैं थोड़ा डरती भी थी जब जाती थी, और इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरे पेरेंट्स का और स्पेशली मेरी मदर का और मेरी सिस्टर का इंस्टेंट सरेंडर था गुरुजी की तरफ, बट मैं थोड़ी क्वेश्चनिंग, इफ्स एंड बट्स, डाउट्स टाइप में रहती थी, क्योंकि सरेंडर करना ना करना भी गुरुजी के हाथ में है। जब आपका टाइम होता है तभी आप सरेंडर कर सकते हो गुरुजी को। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो फॉर्मेट होता था, हम लोग रात को लंगर जब खा के आ गया, कुछ लोगों को मिल जाती थी, कुछ को नहीं मिलती थी, क्योंकि हम ओवरसीज से आते थे और गुरुजी की बड़ी मेहर थी शायद। तो हम लोग जितने दिनों जाते थे, 2-4 हफ्ते अगर हम इंडिया में होते थे साल में, तो फिर जो जितने दिन जाते थे तो गुरुजी हमें रोक लेते थे लेट। गुरुजी का अनंतम शुक्राना उन सुनहरे पलों के लिए। तब नहीं अकल थी, लेकिन अब समझ में आता है। तो गुरुजी ने जैसे हमें रोका, फिर उसके बाद क्या होता था कि जो बहुत लिमिटेड 10-20 संगत रह जाती थी, उनमें गुरुजी ना शुरुआत में हमें सर्कल में बिठा के, मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर प्लस एक संगत से कहते थे कि इनको अपना सत्संग सुना, ऐसे ग्रुप में बैठा के हम सत्संग शेयर करते थे। कभी हलवा प्रसाद भी आता था। इसमें एक बड़ी ऑड चीज हुई, मैंने सुना कि गुरुजी बार बार दो आंटियों से हमें सत्संग सुना रहे हैं। अब इतने साल हो गए हैं इस बात को, गुरुजी हमें ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं गए हुए गुरुजी के पास, या गुरुजी को हम बुलाए हुए हमें। बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट एट द टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि ये भूल गए हैं क्या कि कल ही रात को या परसों ही रात को हमने इन्हीं आंटी का सत्संग सुना है। ऐसा हमारे साथ बहुत बारी हुआ, और मैं काफी चिढ़ने भी लगी। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, इस आंटी का सत्संग फिर से सुनना पड़ेगा, बिकॉज सेम सत्संग अगेन। बड़े सालों बाद मैंने सुना, बैम्बी आंटी एक बारी सत्संग नरेट करी थी कि गुरुजी आपको कोई सत्संग इसलिए बार बार सुनाते थे कि या तो आपका ध्यान नहीं है, आपने सही बात सुनी नहीं पूरी, या वो आपके दिमाग में बिठाना चाहते थे कोई जो लेसन वो आपको सिखा रहे हैं, और उसके लिए फिर मतलब आप ही वुड मेक यू हियर इट अंटिल यू अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग। तो हमने जो सत्संग सुना, वो एक सत्संग था सबीना आंटी का, दूसरा सत्संग था उषा आंटी का। मैं आपको सबसे पहले उषा आंटी का सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि उस सत्संग में ये था कि उषा आंटी एक जगह पे रिजाइड करती थी, वो थी सिंगापुर। और फिर गुरुजी की ग्रेस से सब कुछ वाइंड अप करके वो वापस यूएस चले गए। जब टाइम आया तब तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बड़े सालों बाद 2015 में 10 साल लंदन में रुकवाने के बाद, और ऑलमोस्ट उसमें से 6 साल एवरी थर्सडे वीकली हमारे घर पे सत्संग करने की आशीर्वाद के बाद, गुरुजी ने सडनली हमारा ट्रांसफर करा दिया सिंगापुर। तो इतने सालों पहले जो गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया उषा आंटी का, कि जब गुरुजी कोई काम करते हैं एकदम बिल्कुल सरेंडर करके करना होता है। सिखाया तो गुरुजी ने बहुत पहले, लेकिन मैं बड़े रोते पिटते आई जब मुझे आना था सिंगापुर। ये नहीं सीखा कि गुरुजी कोई चीज, अगर जो मैं सत्संग की स्टार्टिंग में कह रही थी कि आपको हमेशा जो पल है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपके साथ हो रहा है, वो आपको ऐसे एक्सेप्ट करना है कि ये समझ के कि गुरुजी ने आपको इसी चीज से इस वक्त ब्लेस किया है किसी खास रीजन की वजह से। तो वो मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो रोते पिटते सिंगापुर आई बड़े सालों बाद। अब 10 साल मुझे यहाँ हो गए हैं, रियलाइज होता है कि गुरुजी ने वाकई एक ब्लेसिंग, एक मेहर के तहत हम लोगों को शिफ्ट कराया।
तो आपको तब समझ नहीं होती। आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। सो दैट्स द पॉइंट कि गुरुजी डिसाइड्स व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। चाहे आपकी परसेप्शन में उस समय वो चीज अच्छी हो या ना हो, लेकिन वक्त और गुरुजी आपको हमेशा सिखा देते हैं कि यही आपके लिए बेस्ट है। सो ये था पहला सत्संग इन शॉर्ट। सेकंड सत्संग वो सबीना आंटी सत्संग, एन अमेजिंग सत्संग इन विच शी इज एन एस्थमा पेशेंट। सो उनको एस्थमा के अटैक्स होते थे, वो एक जॉइंट फैमिली में दिल्ली में रहती थी। एक दिन उनको ऐसा जानलेवा अटैक हुआ, सांस ही नहीं आई, सांस ही नहीं आई, उनकी सांस बिल्कुल नहीं आई, और घर पे कोई भी नहीं था डिस्पाइट लिविंग इन बिग जॉइंट फैमिली इन दिल्ली। आंटी ने हमें सुनाया कि उनके पास उस दिन कोई नहीं था। एक उनका जो छोटा बेटा था, उस समय छोटा था, वो भी भागा नेबर्स के पास हेल्प लेने के लिए। आंटी वॉज कम्प्लीटली अलोन एंड शी लॉस्ट हर ब्रीदिंग एबिलिटी, तो वो कुछ सांस नहीं ले पा रही थी। आंटी ने ये भी बताया कि उन दिनों ना गुरुजी की फोटोग्राफ बिल्कुल एकदम रेयर, डायमंड और पर्ल की तरह रेयर होती थी, वो मिलती नहीं थी। गुरुजी फोटोज बिल्कुल नहीं अपनी बनवाते थे, और बहुत ही रेयर पोसेशन की तरह। उनके पास कोई इंडिया टुडे में एक बारी गलती से कहीं पे कुछ छपा था गुरुजी के ऊपर आर्टिकल, तो उन्होंने एक फोटो निकाल के अपने पास रखी हुई थी, तो वही एक फोटो गुरुजी की उनके पास थी। एंड देन शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उनको लगा मेरा अंत समय आ गया। अगले दिन हॉस्पिटल में जब वो रिकवर करके उठी, तो इट वाज अ मिरेकल एंड शी थॉट कि ये कैसे मैं बच गई, बिकॉज उनको आस्मा में सांस नहीं आया एंड शी पास्ड आउट। तो देन शी थॉट टू हरसेल्फ कि देखो, अंत समय में कोई मेरे काम नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे बच्चे, ना मेरे इन-लॉज, ना मेरी फैमिली, सिर्फ मेरा गुरु मेरे काम आया। ऐसा उन्होंने दिल्ली के एक हॉस्पिटल में सोचा। उस दिन रात को जब वो एम्पायर स्टेट वापस गई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, जब उन्होंने एंटर किया, तो आपको पता है एम्पायर स्टेट में आप जब एंटर करते हो आप गुरुजी को नहीं देख सकते। आपको पहले एंटर करके 3 सीढ़ियाँ उतर के फिर यू टर्न मार के फिर गुरुजी की गद्दी के पास जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली सबीना आंटी तो गुरुजी को नहीं देख सकती थी, क्योंकि फिजिकल लिमिटेशंस। बट गुरुजी को तो सब कुछ पता होता था। जैसे ही सबीना आंटी ने मंदिर में कदम रखा, जोर से गुरुजी की आवाज आई, और सबीना, जब तेरा अंत समय आया कोई तेरे काम नहीं आया, सिर्फ तेरा गुरु तेरे काम आया। तो अब बार-बार गुरुजी जब ये सत्संग सबीना आंटी का सुनवाते थे, तो शी वुड ऑलवेज एम्फसाइज कि भाई गुरुजी को कैसे पता कि मैंने जो हॉस्पिटल में बात सोची थी, तो मैं भी सोचती थी कि ये मुझे बता रही हैं कि गुरुजी टेलीपैथिक है। हाँ, शायद इसमें से ये समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये प्रूफ देना चाह रहे हैं कि ये टेलीपैथिक है। इतनी मेरी लिमिटेड सोच थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी की संगत में सारे नर्सरी से लेके पीएचडी स्टूडेंट सब होते हैं, तो मैं तो ऑब्वियसली नर्सरी में ही हूँ। तो मेरी तो इतनी ही समझ में आई ये सत्संग। बार-बार वो आंटी सत्संग सुनाए, बार-बार मुझे लगे ओ हो समझ में आ गया भाई कि गुरुजी टेलीपैथिक है। मैं समझ गई हूँ, मेरे को आ गया, मुझे समझ में आ गया, ओके फाइन। आई वाज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। ऑलमोस्ट 19 ईयर्स लेटर उसके बाद गुरुजी ने समझाया कि 19 ईयर्स पहले ये सत्संग सुनाने का मतलब क्या था उनका, और ये ऐसे हुआ कि 2001 से लेके 2007 तक, जब तक गुरुजी ने समाधि ली, तब तक तो हमारी फैमिली रेगुलरली जाती थी गुरुजी के पास। इस दौरान 6-7 साल में गुरुजी ने दो बातें बताई जो हमने कभी सीरियस नहीं ली। और मैंने आपको इस सत्संग के बिगिनिंग में बताया कि गुरुजी की बात पत्थर की लकीर होती है, लेकिन हम समझे नहीं। गुरुजी ने कहा मेरी मॉम को कि तेरा आंटी टेवा कहीं भी दिखा ले, सर्टेन एज के बाद तेरी लाइफ नहीं है। तो मॉम भी हंसी। आई थिंक 60 के बाद तेरी लाइफ नहीं है, तो मॉम भी हंस के टाल देती थी। हमने भी सुन के अनसुना कर दिया कि मतलब गुरुजी क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ कैसा, मतलब कोई जोक सुना रहे गुरुजी। और गुरुजी ने एक और बात मेरी मॉम से कही कि आंटी अपना नाम बदल ले, अपना नाम मीरा कर रख ले। तो मेरी मॉम ने तुरंत जवाब दे दिया कि गुरुजी मेरी सिस्टर्स हंसेंगी मेरे ऊपर, इस एज में मैं नाम चेंज कराती अच्छी लगूंगी क्या। तो उन्होंने भी नाम नहीं चेंज किया। ये इनिशियल डेज थे। फिर 6-7 साल हो गए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि हाँ, सदगुरु कोई बात 3 बार ही बोलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि फ्री विल का क्या मतलब होता है, वो ये होता है कि सदगुरु आपको 3 बार ही गाइड करने के लिए कोई बात बोलते हैं, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, आप उस चीज पे अमल करो या ना करो। हमने नहीं किया। और उसके बाद 2007 का समय आया, बड़े साल बीत चुके थे, और अब तक थोड़ी सी समझ में आ गई थी कि गुरुजी के सामने एटलीस्ट जवाब नहीं देना है या टॉक बैक नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी समझ गुरुजी ने दे दी थी। तो इस बारी 2007 में समाधि लेने से जस्ट पहले जब गुरुजी ने मेरी मॉम को नाम दिया, ही सेड कि आंटी नाम चेंज कर ले। उन्होंने एक और बात बोली जो कि मेरी मॉम को समझ में आई। ही सेड कि नाम मैं नहीं बताता हूँ, नाम ऊपर से आता है, शिव जी नाम देते हैं। तो इस बारी मेरी मॉम ने गुरुजी की बात नहीं काटी, वो चुप रही। और फिर गुरुजी ने समाधि ले ली। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद
मेरी मॉम को कई संगत से मैसेज भी आया, उन्होंने समझा अपने आप की बात कि उनको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। तो गुरुजी का दिया हुआ नाम उनका नया नाम बन गया और उनका पुराना नाम छूट गया। आज सब लोग संगत में और हम भी घर पे उनको सिर्फ गौरी आंटी के नाम से जानते हैं। मेरी मॉम बन गई गौरी आंटी और ज़िंदगी चलने लगी। गुरुजी ने सत्संग की एक सेवा दी थी, वो भी होने लगी। मैं लंदन में करती थी, मेरी मॉम तो करती ही थी मिडल ईस्ट में, मेरी सिस्टर सब लोग करने लगे। और इस तरीके से हम वापस वो जो पल, जो मेमोरीज़ जो गुरुजी की एम्पायर स्टेट में और बड़े मंदिर में थी, उनको अपने आप ग्लोबली हम लोग जहाँ-जहाँ पे भी थे, सारी संगत ने गुरुजी के सत्संग ऑर्गेनाइज़ करने शुरू करे। हम भी उस मूवमेंट का एक पार्ट हो गए। मॉम बिकेम नोन एज़ गौरी आंटी और लाइफ़ आगे बढ़ती रही। 2010 से लेके 12 से लेके 14 से लेके 16 से लेके 17-18 हो गया। 2017 में तक माय मॉम वाज़ कंप्लीटली नोन एज़ गौरी आंटी, सो मच सो कि उनका पुराना नाम ही लोग भूल चुके थे। और सब कुछ सही चला था, लेकिन सडनली मेरी मॉम को बड़े खौफनाक, भयानक सपने आने शुरू हो गए। कभी वो देखती थी कि कोई आ गया, यमदूत उनके बेड साइड पे खड़ा है। कभी वो सुनती थी कि कोई कह रहा है इसको जा मरना ही पड़ेगा। कभी ये देखती थी कि गैस चेंबर में मरवाई जा रही हैं। कभी ये देखती थी कि किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट में आ गई हैं, सो देयर वाज लाइक मेनी मेनी हॉरिबल हॉरिबल ड्रीम्स जिसमें मेरी मॉम अपना डिमाइस देख रही थी। तो उन्होंने अब हमको बताना शुरू किया, मेरे को और मेरी सिस्टर को। अच्छा, मैं सुनती थी, परेशान होती थी, पर मुझे समझ में नहीं आता था क्या करूं, तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लग गई। मेरी सिस्टर ने सुना और उपाय दिया। अब इसके पीछे एक सत्संग है। जब हम लोग छोटी होती थी और 2001 से जब भी हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में दोनों बहनें एक साथ कभी जाती थी, तो गुरुजी हमेशा हमें देख के हमारे घर के नामों से पुकारते थे। हमारे घर के नाम है मिल्की और सिल्की। तो कहते थे आ गई मिल्की और सिल्की, और फिर ना हम दोनों को ऐसे लेफ्ट राइट देखते थे, कौन बड्डी, तू बड्डी कि तू बड्डी, तू बड्डी कि तू बड्डी। मुझे बड़ी इरिटेशन हुई, क्योंकि मैं सोचती थी कि यार मैं गुरुजी को पता नहीं लग रहा कि मैं अपनी सिस्टर से लंबी भी हूँ, हटी कटी भी हूँ, और दिखती भी हूँ उससे, मतलब बड़ी हूँ एज में, बिकॉज आई मीन शी इज वेरी स्मॉल, पिटीट, एकदम डिफरेंट लगते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि वो मुझसे यंग लगती भी है। तो मुझे लगता था कि मतलब कैसे सोच सकते हैं गुरुजी के, मतलब कौन बड़ा है कौन बड़ा है। तो मुझे बड़ा फनी लगता था गुरुजी का ये बोलना, कौन बड्डी, तू बड्डी कि तू बड्डी। अब 2017 में जो मेरी सिस्टर ने बात की उससे गुरुजी की, 17 साल पहले कई भी बातें समझ में आई, क्योंकि ऐसे गुरुजी आपको देखो कितने सालों पहले की बात आपको पहले ही बता देते थे। मेरी मॉम के साथ जब ये खतरनाक टाइप की ड्रीम्स आने लगी, तो मैं तो कंफ्यूज हो गई और मैं बहुत परेशान भी रहने लग गई। लेकिन मेरी सिस्टर ने एक बात आइडेंटिफाई की, जो कि गुरुजी हमेशा यही समझाते थे कि वो हमसे ज्यादा सयानी है, मुझसे ज्यादा सयानी है, इसलिए वो बड्डी वड्डी थी। स्पिरिचुअली शी इज ओल्डर, वाइजर। माय सिस्टर सेड, देखो भाई, हमने इनका नाम तो चेंज कर दिया है, और गुरुजी भी कहते थे कि एक सर्टेन एज के बाद इनकी लाइफ नहीं है, लेकिन हमने कहीं पर भी इनका नाम ऑफिशियल पेपर्स में तो चेंज किया नहीं है। तो इनका नाम अर्जेंटली ऑफिशियल पेपर्स में चेंज कराओ। एंड आई एम टेलिंग यू संगत जी, उसका अगर अगर उसको ये पता नहीं था ना, तो हमें कभी भी आइडिया नहीं आता, मुझे और मेरे डैड को, मतलब हमारी समझ बिल्कुल भी नहीं थी। तो मेरी सिस्टर ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की, और उसके बाद एक बहुत लंबा जो नेम चेंज प्रोसेस होता है इंडिया में, वो 2019 तक चला। ऑलमोस्ट 2 साल बीत गए, और फाइनली 2000 आई थिंक 19 की जैन में मेरी मॉम सिंगापुर आई मुझसे मिलने अपने नए पासपोर्ट पे, और वीजा भी उनके नाम से बना था, उनके नए नाम से बना था। तो हमें लगा वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त। हमने खूब सेलिब्रेट किया कि मॉम का नेम ऑफिशियली चेंज हो गया। 1 या 2 तारीख फरवरी को 2019 में जब अपनी मदर से फोन पे बात करी थी, तो वो इंडिया गई हुई थी और मैं खुद ऑस्ट्रेलिया जाने के, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया छुट्टी बनाने जा रही थी। मैंने कहा मम्मी आपकी तबीयत बड़ी खराब लग रही है। तो मम्मी की बिल्कुल ही आवाज और जैसे कोल्ड फ्लू का भी 10 या 100 गुना हो, उस हिसाब से उनकी तबीयत इतनी खराब लग रही थी। फोन पे कहती है, मैं ना एक काम कराने पंचकुला आई थी, वो हरियाणा गजट में एक लास्ट नाम छपता है, यहाँ पे एक लास्ट प्रोसीजर होता है इंडिया में, तब तक नेम चेंज कंप्लीट नहीं समझा जाता। पासपोर्ट भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट जब तक आपकी स्टेट जहाँ पे आप रहते हो, जैसे अगर आप गुड़गांव में रहते हो, तो अगर उस स्टेट के गजट में आपका नाम नहीं छपा ना, तो आपका नेम चेंज कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो कहती है, मैं मुझे भाई यहाँ आना जरूरी था, अब मैं फिर दिखाऊंगी डॉक्टर को, मेरी तबीयत जरा पहले ये काम हो जाए। तो वो ना गाड़ी में लेटी हुई थी और वापसी के रास्ते में थी, फिर मेरी भी फ्लाइट हो गई, मैं चली गई ऑस्ट्रेलिया। 4 तारीख को, 4 फरवरी को, 3 तारीख को, 4 तारीख को मेरे डैड का फोन आया जब मैं ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुई, कि बेटा तुम्हारी मदर बहुत सीरियस हैं, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा है कि फैमिली को बुला लो,
समय ज्यादा नहीं है, शी विल नॉट सर्वाइव। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं हमें कितना बड़ा शॉक लगा होगा कि मतलब अभी कोल्ड कफ जैसा ही लग रहा था और सडनली वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 30% लंग फंक्शन रह गया है और लंग्स फेल हो गई हैं और अब ये बिल्कुल भी मतलब बच नहीं पाएंगी। तो हम लोग सब दौड़े। एक चीज हुई, गुरुजी का उस दिन मैंने जब पाठ किया तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई किताब तो कुछ है नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने सोचा कि मैं वहम नहीं करूंगी। गुरुजी की एक वेबसाइट है संगत जी, अगर आप ट्रैवल करते हो कुछ भी हो रहा है तो आप अपना गुरुजी का सत्संग डेली पढ़ सकते हो गुरुजी की वेबसाइट पे gurujimaharaj.com। तो मैं वहां पे गई और मैंने सोचा कि मैं पहला एक सत्संग जो आएगा मन को शांत करने के लिए कब पढ़ूंगी, और पढ़ा। तो उस सत्संग का हेडलाइन थी गुरुजी गिव्स माय मदर इन न्यू लाइफ। तो ये सबसे पहला एक इंडिकेशन था गुरुजी की तरफ। फिर भी नहीं समझ समझ में आया मुझे। मैंने वही, जैसे मैंने कहा ना कि आपको शांत होना होता है हर क्राइसिस की सिचुएशन में, जिंदगी के हर मोड़ पे, कि ये जो पल है इसको फेस करने के लिए आपके गुरु ने आपको तैयार किया है। ये समझ के आपको लाइफ की सिचुएशन और हर मोमेंट से आपको उस मोमेंट में आपको ऐश करनी है। गुरुजी का यही मतलब होता था कि ऐश कर, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं इसलिए ऐश कर। वी हैव फेथ, वी शुड बी फर्म इन आवर फेथ कि जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। जो हुआ है वो भी अच्छा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। बट ये मुझे समझ नहीं थी और मैं खूब पैनिक की और किसी तरीके से मैं मिडल ईस्ट पहुंची जहाँ मेरी मॉम हॉस्पिटल में भर्ती थी। जब वहां पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी मॉम को तो एक्मो लग चुका है। एक्मो मींस लाइफ सपोर्ट, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट। उनकी लंग्स काम नहीं कर रही थी तो वो आर्टिफिशियली उनका ब्लड निकाल के ऑक्सीजनेट करके मशीन में फिर वापस, क्योंकि ब्लड का काम है ऑक्सीजन देना ऑर्गन्स में, तो फिर वो ब्लड को आर्टिफिशियली ऑक्सीजनेट करके उनकी बॉडी में पंप कर रहे थे। मतलब लिटरली शी वाज ऑन लाइक जैसे आर्टिफिशियल, जैसे किडनीज में डायलिसिस होता है वैसे इनका लंग्स के फंक्शन को अलाइव रख रहा था ये एक्मो मशीन। तो फिर अ, बड़ी घबराहट हुई और रोज डेली हम आईसीयू देखने जाते थे और देखते थे कि इनका नाम रेड अलर्ट में है। रेड अलर्ट में तो हमें घबराहट भी होती थी कि अब क्या होगा इनके साथ, अब क्या होगा। तो हम कोई अपडेट नहीं मिलती थी। डेली डॉक्टर जब मिलता था 10 बजे तो डॉक्टर वुड से कि शी स्टेबल। तो रोज हम जाके एक हफ्ते तक ना सुन के आते थे कि शी इज स्टेबल, शी इज स्टेबल। तो वन ऑफ द डेज मेरा ना सब्र का बांध जिसे कहते हैं टूट गया। तो वो डॉक्टर अरबी था और मैंने उसको कहा कि अभी क्या मतलब है, तुम रोज बोलते हो स्टेबल, कोई जवाब दो, कोई ट्रीटमेंट प्लान बताओ, ये कैसे ठीक होंगी ये बताओ, ये क्या तरीका है। तो अब शायद मैंने रूडली बात की तो शायद डॉक्टर का भी सब्र टूट गया। तो डॉक्टर ने कहा आपको पता ही जो एक्पो मशीन होती है ना, एक बारी लगा दो तो पेशेंट को महीनों महीनों चलती है, 6 6 महीने भी चल जाती है आईसीयू में। आपकी मदर को एक हफ्ता नहीं हुआ है, हम 3 बारी सर्किट पर हमें बदलना पड़ता है। बार बार आपकी मदर के ब्लड में क्लॉट आ रहा है और जितनी बारी हमको सर्किट चेंज करना होता है ना, हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड होते हैं सर्किट चेंज करने के लिए। कल रात को उनका तीसरी बारी सर्किट चेंज हुआ है। सर्किट चेंज करते करते अगर हम लोग टाइमली चेंज ना करें तो पेशेंट की डेथ ऑन द स्पॉट कार्डियक अरेस्ट से हो जाती है। कल रात आपकी मदर माइनर कार्डियक अरेस्ट से बची हैं और हमने किस तरीके से उनका सर्किट टाइमली चेंज कर दिया है। अगर वो जिंदा है, अगर वो स्टेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात होनी चाहिए आपके लिए। तो वो स्टेबल है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। मैं और मेरी सिस्टर और मेरे फादर शॉक्ड। घर आए तो मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे के गले लग के बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, क्योंकि हमें समझ में आया कि ट्रीटमेंट और लाइफ सपोर्ट तो एक दूसरी बात है, यहाँ तो चीजें एक मतलब थ्रेड के भी थ्रेड से लटक रही हैं। तो हम बहुत घबराए कि आप पता नहीं कैसे बचेंगी ना, बहुत डर लगा हमें, तो हम रो रहे थे। और मेरी मौसी जो आई हुई थी उस समय वो हमें समझा रही थी कि डोंट वरी बच्चों, जैसे सब ठीक हो जाएगा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, गुरुजी भगवान हेल्प करेंगे, ऐसे वो हमें दिलासा देती। बट मैं और मेरी सिस्टर बहुत एक दूसरे के गले लग के रो रहे थे। ऐसे में सडनली, ऐसे रोने हुए सीन में सडनली एक फोन बजता है। फोन बजता है और किसका फोन है, हमने जैसे आप चौंक के देखते हो तो हमने कमरे में देखा कि किसका फोन है। तो देखा कि हमारी मदर, जिनका हम इतने टेंशन में थे कि हम उनका फोन का अनलॉक करने का पासवर्ड ही भूल गए थे, जो कि हमको पता भी था। लेकिन मेरी सिस्टर अगेन सयानी, जो गुरुजी जैसे उसको वड्डी कहते थे, वो फोन पता नहीं क्यों चार्ज पे रख रही थी। और हमें खोलना नहीं आ रहा था वो फोन, वरना लोग तो डेड होने देते हैं फोन्स को, बट वो चार्ज पे रख रही थी। और मेरी मॉम का फोन बचा तो हमने तुरंत फोन को जवाब दिया। और एक हरियाणवी बंदे का फोन पे आवाज आती है और वो कहता है हेलो जी, क्या मैं मिसेस गौरी त्यागी से बात कर सकता हूँ। तो हमने कहा जी नहीं, उनकी तबीयत खराब है, आप हमें बताइए, हम उनकी डॉटर्स हैं।
तो उन्होंने कहा देखिए जी, उनका तो एक नेम चेंज के प्रोसेस में एक हरियाणा गजट में कुछ छपना था, उसका पेमेंट करने वाली थी, वो पेमेंट आया नहीं। अब मैं कैसे छपाऊंगा इसको? तो हमें समझ में आ गई सारी बात, तो हमने फटाफट उससे नंबर लिया, पेमेंट डिटेल्स दिया, मेरे हस्बैंड ने वो पेमेंट इंस्टेंटली भेज दिया। 14 फरवरी को, 10 दिन मेरी मॉम आईसीयू में ऊपर से लेके नीचे तक उनके ट्यूब्स लगे हुए थे। हमने उनको बस ऐसे ही लेटे हुए देखा था आईसीयू में, और हम उनसे मिल भी नहीं सकते थे, बस एक विंडो से देख सकते थे एक दिन में 1 घंटे के लिए। 14 फरवरी की रात को, जैसे रात हुई, सुबह से सुबह हुई, रात को ओवरनाइट मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया उस बंदे का, कि उसमें फोटो थी हरियाणा गजट की, कि देखिए हमने आपकी मदर का हरियाणा गजट में नाम छाप दिया है, उनका नेम चेंज अब ऑफिशियली कंप्लीट पाया जाएगा। उस दिन जब हम लोग हॉस्पिटल में गए 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे पे, हमने मेरी मदर को पहली बार बेड में उठे के बैठे हुए देखा। कि मतलब वी सॉ अ साइन ऑफ लाइफ इन हर। टिल दैट टाइम शी वाज जस्ट lying there with tubes all over her. First time we saw her sitting upright in the bed, the physiotherapist was trying to give her physiotherapy. उसके बाद रिकवरी का एक बहुत लंबा प्रोसेस शुरू हुआ। और मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूंगी कि आज की डेट में मेरी 1 महीने की उनकी आईसीयू की स्टे थी मेरी मदर की। उसके बाद 1 महीने तक उनकी स्टे थी जनरल वार्ड में रिकवरी की। आज ऑब्वियसली आपने उनको अभी सुना, इतने साल हो चुके हैं, 6 साल वो हमारे साथ हैं, हेलन हार्टी। अ, बल्कि और भी जिद्दी हो गई हैं। उनको लगता है कि ये जो जन्म गुरुजी ने उनको दिया है ना, वो सिर्फ गुरुजी के लिए है। तो हम थोड़ा खफा भी होते हैं कि भाई हमारी मदर कहाँ गई, ये मतलब ये तो सारा टाइम ये सत्संग में ही सत्संग में ही होती है। मजाक की बात छोड़ूं तो मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि क्या वो सीरियस स्टेट था जिसमें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, स्पेशलिस्ट ने जवाब दे दिया था, और कैसे ये हमारे साथ है। ये एक मेरेकल है गुरुजी का, जिसकी इंडिकेशन उन्होंने 2 महीने का सफर शुरू हुआ, सफरिंग शुरू हुई, उससे पहले ही दे दिया था कि गुरुजी गिव्स माय मदर अ न्यू लाइफ। मैं रोते पिटते इस पूरे प्रोसेस में डरते घबराते गई, गुरुजी का मंत्र जाप किया, और हाँ, अमृत वेले में जाप जरूर किया। अमृत वेला जाप जरूर करना चाहिए संगत जी, अगर आप किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए या चाहे 5 घंटे के लिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो अमृत वेले जग के जाप जरूर करना चाहिए गुरुजी का। और काश कि मैं स्टेबल रही होती, गुरुजी में फेथ रखा होता, कि जो मोमेंट गुरुजी ने दिया है, जो पल, जिस चीज के लिए गुरुजी ने आपको लाके जिस परिस्थिति में आज खड़ा किया है, उसके लिए गुरुजी ने आपको फेस करने के लिए तैयार भी किया है, तो मैं इतना हिलती ना। लेकिन मैं बहुत रोते पिटते उस स्टेज से गुजरी, जब तक मेरी मदर बाहर नहीं आई, दिल बड़ा घबराया हुआ था। आज लुक बैक करती हूँ तो देखती हूँ, तो गुरुजी ने तो ऑब्वियसली साइन पहले ही दे दिया था कि गुरुजी गिव्स माय मदर अ न्यू लाइफ। लेकिन एक साइन और था जो गुरुजी ने इतने 19 साल पहले भी दिया था, सबीना आंटी का सत्संग सुनवा के। उस सत्संग में भी सबीना आंटी को सांस नहीं आ रही थी, और मेरी मदर के केस में भी जब लंग्स फेल हो गए तो सांस ही तो नहीं आ रहा होता। तो गुरुजी ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया था कि जब तेरा अंत समय आएगा, तब सिर्फ तेरा गुरु तेरे काम आएगा। और उस समय संगत जी, सिर्फ गुरु की सेवा, सिमरन, नाम जप काम आता है। अगर आप गुरुजी से जुड़े हो, अगर आप उनका मंत्र जाप करते हो, जिंदगी के सबसे बड़े से बड़े क्राइसिस, सबसे कठिन से कठिन मोमेंट, और सबसे नाउम्मीदवार सिचुएशन से भी गुरुजी आपको वापस लेके आ सकते हैं। सवाल ये है कि डू वी हैव द फेथ, एंड डू वी कीप स्टिकिंग इन गुरुजीज हैंड्स? क्योंकि जब आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा अकेले होते हो ना, तब पीछे देख के आपको दिखता है कि आप नहीं, गुरुजी आपके कदम चलवा रहे थे। गुरुजी आपको पकड़ के अपने हाथ में, अपनी गोदी में बिठा के आपको भवसागर पार करा रहे थे। हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है ओ माय गॉड, हम जिंदगी के मतलब एक इतनी बड़ी स्टॉर्म में एकदम अकेले लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन जो हम नहीं रियलाइज करते हैं, और फेथ जो हमें चीज देता है, जो कि गुरुजी में फेथ है, वो आपको ये देता है कि उस समय जब आप उस स्टॉर्मी सी को पार कर रहे होते हो, तब आपको लगता है कि आप अकेले ही लड़ रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप लड़ भी नहीं रहे होते हो, आपकी इतनी क्षमता भी नहीं होती। वो सिर्फ गुरुजी आपको हैंड कैरी कर रहे होते हैं। ये है हमारे गुरुजी। सो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि 19 साल पहले गुरुजी ने जो इंडिकेशंस दिए, वो 19 साल बाद कैसे पूरे हुए, इस चीज में इनकैप्सुलेट होता है कि गुरुजी की जो बात है, वो पत्थर की लकीर है। जहां से हमने सत्संग शुरू किया था, कि गुरुजी ने कहा था कि तेरी लाइफ नहीं है, नाम ले ले। जब तक मेरी मॉम का नाम चेंज नहीं हुआ, अब इसमें क्या कोइंसिडेंस है, मानो तो कोइंसिडेंस, ना मानो तो इट इज गुरुजी मेहर। ये गुरुजी की वर्ड्स, पत्थर की लकीर, उन्होंने कहा कि तेरी लाइफ नहीं है जब तक तू नाम चेंज ना करे। और देखिए, नाम चेंज करते ही मेरी मॉम की न्यू लाइफ एक्सटेंड हो गई।
और एक बात यह है कि आज की डेट में इनका केस इतना सीरियस था कि आज की डेट में इनके केस को उस कंट्री में, उस कंट्री के डॉक्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, रीजनल कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे इंटरनेशनली डॉक्टर्स आते हैं, उसमें मेडिकल मिरेकल की तरह दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि देखो एक्मो की पावर। पर जो मेरी मदर की रूम में जो नर्सेस थी से लेके जो उस आईसीयू के स्पेशलिस्ट इंचार्ज थे, उन सब ने हमको बार बार ये बात बताई है उस पीरियड के थ्रू, जब मेरी मॉम डिस्चार्ज होके फाइनली जा रही थी, कि कोई तो चीज है जिसमें जो आपने की है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेड अलर्ट के पेशेंट्स आते हैं, मेरी मॉम का केस रेड अलर्ट पे था, रेड ऑरेंज ग्रीन होता है, इसलिए हमने आज तक कभी किसी पेशेंट को इस सीरियस कंडीशन से यहाँ से जिंदा लौटते हुए नहीं देखा। और गुरुजी मैं आपको बताना चाहूँ कि वो जो चीज जो हम सब कर रहे थे वो बस एक चीज थी। हमने अपनी मॉम के आईसीयू के रूम में एक छोटा सा स्पीकर लगवाया था जिसमें 24/7 नॉन स्टॉप मंत्र जाप चल रहा था। उनकी विंडो पे जब हमें अलाउ करते थे और उनकी पीछे से जब हम लोग घर में होते थे और अमृत वेले पे हम लोग सिर्फ मंत्र जाप करते थे या शब्द चलाते थे, जो भी हमारी फैमिली फ्रेंड्स या संगत आते थे वो हमें ज्वाइन करते थे। और एक बात जो नर्स ने मुझे बताई उसके बाद, शी सेड कि आप लोग, हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट वॉइस में करें ताकि और अगल बगल, क्योंकि देखिए इट्स अ मुस्लिम कंट्री, वी डिडंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडीज रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो हम सॉफ्ट टोन में करते थे ताकि ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो लेफ्ट और राइट वाले जो विंडोज पे रिलेटिव्स थे, लेफ्ट और राइट वाले रूम्स के पेशेंट्स के लिए। बट नर्स हमें बाद में बता रही थी कि आपको पता है कि आप जो भी प्रेयर कर रहे थे वो इतनी पावरफुल थी कि आपकी मदर के साथ साथ जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाले रूम के पेशेंट्स थे ना, वो भी डिस्चार्ज होके सक्सेसफुली चले गए। हमने कभी ऐसा हिट रेट नहीं देखा हमारे आईसीयू में इतने सारे पेशेंट्स हील होके चले जाएं, क्योंकि आईसीयू में लोग बड़ी सीरियस कंडीशन में आते हैं और कम ही लौट पाते हैं। सो संगत जी, द पॉइंट ऑफ दिस सत्संग वाज दिस के गुरु जी की बात पत्थर की लकीर, हर उस चीज के लिए जो गुरु जी आपको फेस कराना चाहते हैं, गुरु जी ने वो चैलेंज आपको खुद दी होती है और आपको तैयारी भी खुद किया होता है। हमें चाहिए कि हम बगैर हिले, बगैर डरे, बगैर घबराए हुए जिंदगी की चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने हमें दी हैं और जो हमें नहीं दी हैं, उन सबको फेस करें ये समझ के कि यही राइट टाइम है, यही रही यही राइट मौका है, यही राइट सर्कमस्टांसेस हैं। इस वक्त हमारे लिए हमारी लाइफ में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था, और अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, तो हमें सोचना है कि ये चीज जो है अच्छी या बुरी गुरुजी ने हमारी लाइफ में डाली है, किसी कारणवश डाली होगी, और इसी में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और भलाई है। So with that, Sangat ji, within an Anantam Shakrana to Guru ji, I would like to thank Guru ji and wrap up this satsang. आज की परमिशन सुनाने की बस इतनी है शायद। भूल चूक माफ करना संगत जी, गुरु जी की मेहर सुनाने में अगर मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो वो मेरी है। गुरु जी की मेहर हम सब पे होए, संगत सुनने वाले और सुनाने वालों सब के लिए और ऑर्गेनाइजर्स के लिए। बट एक बात आई वुड लाइक टू रैप अप विद कि मंत्र जाप का कोई नेमुल बदल नहीं है लाइफ में। रिसेंटली हम लोग एक सत्संग अटेंड करे थे, हमने फिर से एक शब्द सुना, नाम बीज लो, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी बॉडी के वेट जितना सोना भी दान कर दो रोज, उसका इतना बेनिफिट नहीं होता। जिसे कहते हैं ना, दान से आपके कर्म करते हैं, कष्ट करते हैं, उस दान का इतना बेनिफिट नहीं होता जितना नाम जपने से होता है। इसलिए हम लोग सब ब्लेस्ड है, हमारे पास गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जाप है और हमें बस और कुछ नहीं करना है। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए लाइफ की हर सिचुएशन को फेस करना है, ये समझ के कि ये एक ब्लेसिंग है जो गुरु जी ने हमें दी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना, थैंक यू। अम, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि जब हम लोग पहली बार भी गुरु जी के पास फर्स्ट डे गए थे ना, तो गुरु जी ने कहा ओके फिर चल फिर आ जाई। जब हम लोग आगे लेने लगे तो मेरी मॉम के मुंह से निकला कि नहीं गुरु जी, कल तो हम नहीं आ सकते क्योंकि कल तो हमारी वैष्णो देवी की टिकट है। तो गुरुजी ने बड़ा स्माइल करके हंस के कहा कि तो फिर यहाँ क्या करने आई है, यहाँ क्या लेने आई है, जा फिर वहीं पे जा। यहाँ क्या लेने आई है। तो आई फाउंड इट वेरी ऑड, क्योंकि मैंने सोचा एज अ यंग स्टूडेंट कि भाई कोई कहीं भी जाए, गुरुजी ऐसे हमें रोक थोड़ी सकते हैं, राइट। वो मेरी समझ थी, उस समय मेरी समझ लिमिटेड थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई। नीडलेस टू से कि सरेंडर गुरुजी ने ऐसा करवाया कि उसके बाद हम लोग गए नहीं, वो एक अलग बात है। बड़े सालों बाद मुझे एक बात समझ में आई कि गुरुजी का समझाने का मतलब था कि वाकई अगर आपको वैष्णो देवी जाना है तो वहीं जाओ। किसी भी मंदिर जाना है आप एक जगह जाओ, सब साधे कोई ना सधे, एक साधे सब सधे, वो वाली बात है कि एक जगह आपको अपना फेथ लगाना है और वहीं से आपका सारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपको मिल जाता है। क्योंकि गुरुजी यूज्ड टू से
कि सारे भगवान एक जैसे हैं, सारे भगवान एक जैसे हैं, देयर इज नो डिफरेंस. All the major religions teach you the same thing, to be a good human being, and all the major gods are the same. So ये बात गुरु जी समझा रहे थे. और अब मेरे अपने के लिए एक ये सीख थी कि मैं बहुत टाइम से साईं बाबा मंदिर जाती थी, और हमेशा ही साईं बाबा मंदिर होते हुए गुरु जी के मंदिर जाती थी. सो मच सो दैट मेरे पेरेंट्स पहुंचे होते थे गुरु जी के मंदिर, लेकिन मैं पहले साईं बाबा मंदिर जाके फिर उसका रात को 10 बजे के करीब, लेट से कि अब घर जाना है, मम्मी पापा के पास ही गाड़ी है, तो मैं साईं बाबा मंदिर छतरपुर से आगे जाके गुरु जी का मंदिर ज्वाइन करती थी. तो मेरा ये सिचुएशन था. एंड एक दिन ऐसा हुआ, एक्सक्यूज मी, मैं बहुत लेट पहुंची. लंगर भी खत्म हो गया था गुरु जी के वहाँ, और एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी आज्ञा लेने के लिए लंगर के बाद. तो मैं इस लाइन में पीछे खड़ी हो गई आज्ञा लेने के लिए, जस्ट फॉर अराइवल, जबकि बाकी सब जाने के लिए आज्ञा ले रहे थे. इतनी लेट थी मैं. लाइन के एकदम पीछे में खड़ी हुई. आप समझो, अगर आपने एम्पायर स्टेट देखा है तो ऑलमोस्ट हॉल के बाहर, इतनी पीछे थी लाइन, बिल्कुल एंट्रेंस के पास. और गुरुजी की आवाज आती है. और पहली बार मैंने सत्संग में कभी गुरुजी की आवाज सुनी, क्योंकि आप कभी गुरुजी की आवाज नहीं सुन पाते थे. गुरुजी टेलीपैथिकली एक तो बोलते थे कि मुंह से बोलना बंद है, और अगर वो किसी से बात करते भी थे तो एकदम 1:1 अपनी गद्दी के पास बात करते थे, हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता था. आज मैंने गुरुजी की चिल्लाती हुई आवाज सुनी, और जब सुनी तो मुझे लगा हाँ कि लगता है, बिकॉज पंजाबी मैं समझती नहीं, बट मुझे लगा कि ये तो गुरुजी किसी को डांट रहे हैं. और फिर मतलब हम लोग ऐसे होते हैं जब हम यंग होते हैं. मैंने कहा हाँ, पता नहीं किसकी शामत आई है. और उसके बाद मैंने देखा कि सारी संगत धीरे धीरे करके मुड़ के मुझे देख रही है. एंड द लाइन पार्टेड एंड गुरुजी वाज शाउटिंग एट मी. ही वाज शाउटिंग एंड शाउटिंग. वो इतनी लाउडली कुछ बोल रहे थे, तो मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, बट इतना समझ में आ रहा था कि मुझ पे चिल्लाया जा रहा है. तो मैं बहुत घबरा गई, और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया. और फिर जब गुरुजी ने बोलना बंद किया, तो मैं भाग गई वहां से, बाहर जाके बैठ के रोने लगी जोर जोर से. मेरी मम्मियाँ एकदम घबराई हुई, कहती तेरा फोन ऑफ है, गुरुजी कब से बोल रहे हैं तेरी कुड़ी कहाँ है, तेरी कुड़ी कहाँ है, 7 बजे से बोल रहे हैं, तो अब आई है, क्या हुआ. अच्छा संगत जी, मेरी मॉम को नहीं पता. ये बात मैं आपको बता रही हूँ, और दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को अच्छी तरीके से समझोगे, कि छतरपुर से एम्पायर स्टेट आने के लिए कभी रिक्शा, कभी टैक्सी, या कभी मैं डीटीसी बस भी पकड़ लेती थी. क्योंकि रात का समय था, उस दिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और मुझे पहुंचना था, तो ना रिक्शा मिली ना टैक्सी, तो मैं डीटीसी बस पकड़ के आ गई. आपको पता ही है आजकल दिल्ली की हालत कितनी खराब है, और कितना बड़ा रिस्क और कितना डेंजरस ये काम मैं कर रही थी, मुझे खुद नहीं पता था. और मैं गुरुजी के पास जब खड़ी हुई, तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे डांट क्यों लगाए. मैं खूब घबराई. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले तो मैंने मिसअंडरस्टैंड किया उस समय की बात, कि पता नहीं शायद मैं मंदिर जाके आई हूँ, या जो इसलिए गुरुजी डांट रहे हैं, राइट. फिर मम्मी और अंकल ने, वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, आप चाहे कितनी भी डांट पड़ी हो, आपको गुरुजी को माथा टेक के ही आज्ञा लेके ही जाना है, हम नहीं जा सकते बगैर आज्ञा लिए. मैंने कहा मैं नहीं फेस कर सकती उनको, मैं नहीं जाऊंगी अंदर. तो मेरी मॉम ने बहुत समझाया कि नहीं, गुरुजी आपकी फैमिली के बड़ों की तरह है, आपको जरूर आज्ञा लेके ही जाना है. तो किस तरीके से उन्होंने मुझे ना समझा बुझा के अंदर वापस ले आए. मेरा रोना तो बंद हो गया, पर मैं बहुत डर गई थी, और मैं घबरा रही थी गुरुजी के सामने जाने में. धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ी, जैसे लाइन आगे बढ़े मेरा दिल बैठा जा रहा था, दिल बैठा जा रहा था. मैंने कहा माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड. जब मैं फाइनली गुरुजी के पास पहुंची और मैंने माथा टेका ना, तो गुरुजी ने सामने से हाथ मिलाया, हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ जोर से मिलाया, और मुझे कहते जा ऐश कर कल्याण कीता. अब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ. जो गुरुजी पहले एकदम एक रुद्र रूप में से वो अब एकदम ही आशुतोष रूप में आ गए थे. फिर समझ ही नहीं आया क्या हुआ. मैं रिलीफ तो पाके, और पता नहीं उस दिन गुरुजी ने मेरा क्या कल्याण किया, जान बचा के मैं वहां से भागी. बट अब समझ में आता है कि गुरुजी ने वाकई मेरी लिटरली जान बचाई होगी किसी बहुत बड़ी मुसीबत से. ये बात मुझे कई सालों बाद समझ में आई, जब मैंने एक सत्संग, एक शब्द में सुना कि जे गुर झिड़की ते मीठा लागे. इट मीन्स कि जब गुरुजी आपको स्कोल्ड भी करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक मीठा प्रसाद की तरह है, जो मीठा प्रसाद उस दिन मुझे मिला. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साई बाबा वाली बात ये है कि ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ गोइंग टू साई बाबा मंदिर ऑल द टाइम, आई हैव पुट माई सेल्फ इन डेंजर, नंबर वन. नंबर टू, एक सीख मिलती है हमको कि गुरुजी खुद ने कहा है और समझाया है कि सारे रिलीजन्स एक हैं,
सारे भगवान एक हैं, सारी मेजर रिलीजन्स आपको एक ही चीज की सीख देते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनिए। एंड इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे आके माथा टेको, लेकिन ये जरूरी है कि आप एक ही जगह जाके माथा टेको। एक जगह अपना माथा टेको, एक जगह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाइए। वहीं से आपको सारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का जो धन मिलना है वो मिल जाता है। अगर आप था जाके अलग अलग जगहों पे जाके अपनी एनर्जी स्क्वांडर करेंगे तो फिर आपको कहीं का भी पूरा फल नहीं मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है। सो यू नो इट्स बिन सो मेनी इयर्स। अब मैं सिर्फ गुरु जी के पास जाती हूँ, जो साईं बाबा के पास जाते हैं उनको वहीं जाना चाहिए, जो वैष्णो देवी माँ के पास जाते हैं उन्हें वहीं जाना चाहिए। एक जगह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाइए, क्योंकि उस एक जगह से ही आपका स्पिरिचुअल कल्याण होना है। सॉरी आंटी, आई होप आई कुड नरेट व्हाट यू वर रिमाइंडिंग मी ऑफ। हाँ जी आंटी।